हेलो एस्पिरेंट्स। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जेल प्रेरी की वैकेंसी व्यापम ने मतलब पीईबी ने इसका नोटिफिकेशन डिस्क्लोज कर दिया है और अब आप लोग अच्छी तगड़ी तैयारी में आ गए हो। तो आपके लिए अब ज़रूरी क्या है कि जो प्रीवियस पेपर आए थे उसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिल जाए कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन थे, तो इसके लिए जानने के लिए मैंने अपना एक ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का वीडियो एनालिसिस, मैंने एक पेपर का एनालिसिस डाला हुआ है, आप उसे देख लीजिए। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रीवियस पेपर जो 3 अक्टूबर 2018 को हुआ था सुबह 9 बजे वाला। ठीक है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश का पेपर कि जो इंग्लिश का पेपर आया था उसे कैसे सॉल्व करना था या उसकी क्या क्वेश्चन थे और कैसे उसकी ट्रिक थी। तो चलिए शुरू करेंगे हम इंग्लिश का पेपर। पेज नंबर 11 पे है तो फटाफट पेज नंबर 11 कर लेते हैं। और कौन सा नंबर, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे हिंदी के। ठीक है ना, चलिए आ गया इंग्लिश का पेपर हमारा। तो चलिए शुरू करेंगे हम क्लास, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसकी क्या ट्रिक्स है। मेरा नाम है विकास सर और आप सब लोगों के भविष्य में जो आप सफलता ले मिले आपको, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से कोशिश करूंगा कि मेरी जो पढ़ाने का टेक्निक है उससे आप सीख पाएँ कुछ टेक्निक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास और सीखेंगे प्रीवियस पेपर। पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है कॉफी डैश टू एक्वायर फ्लेवर फ्रॉम इट्स नेबरिंग प्लांट। जो कॉफी होती है वो अपने नेबरिंग प्लांट यानी पास में, जैसे कॉफी का पौधा यहाँ लगा है तो पास में जितने भी पौधे होंगे ना, ये कॉफी इनसे, अपने पास के पौधों से इनके फ्लेवर को खींच लेती है। इसके लिए कॉफी फेमस है, मतलब लोग जानते हैं कॉफी के बारे में। विच डैश एवरी बैच यूनिक, और इसी वजह से जितने भी उसके बैच बनाए जाते हैं, बैच मतलब जैसे एक कॉफी तोड़कर रखी गई, फिर दूसरा बैच, फिर तीसरा बैच, तो वो सब बैच जो बनते हैं ना उसमें बड़े यूनिक फ्लेवर आते हैं। वो इसी वजह से आ पाते हैं क्योंकि एक कॉफी का पौधा दूसरे बगल के पौधों से भी फ्लेवर को खींचता है। ये उन्होंने कहने की कोशिश की है। तो अब बात करते हैं इसमें आंसर क्या होना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉफी। सबसे पहले समझ लीजिए कॉफी है क्या। कॉफी एक अनकाउंटेबल टर्म है। ठीक है, कॉफी आप गिन तो सकते नहीं हो। तो नोज, अगर मैं यहां पे लिख दूं कॉफी नोज, इसका मतलब है कॉफी जानती है। कॉफी न्यू, ये है नो का सेकंड फॉर्म, मतलब कॉफी ने जाना, इसका मतलब ये होता है। कॉफी इज नोन, इज के साथ लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि बनाता है पैसिव वॉइस, और ये कॉफी के बारे में है। तो कॉफी इज नोन मतलब कॉफी जानी जाती है, इसका हिंदी मतलब ये है। और कॉफी वॉज नोन, ये भी थर्ड फॉर्म है, इज एम आर वॉज वेयर, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो कॉफी को जाना जाता था। अब ये हम नहीं बोल रहे कॉफी को, कॉफी जानी जाती है, ये हमें मीनिंग मिल रहा है। और इसीलिए हम एक बार में थर्ड आंसर लगा सकते हैं, पर फिर भी हम पूरा मीनिंग देखेंगे। कॉफी को जाना जाता है कि वो अपने पास के नेबरिंग प्लांट से फ्लेवर को खींच लेती है। विच, इस वजह से कॉफी जो है वो, इसका हर बैच यूनिक बनता है। अब इसलिए कौन, विच कौन, कॉफी। कॉफी कौन है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर। मैं सारा हटा देता हूं, काफी खिचड़ी पड़ गई है। हाँ, तो कॉफी का जो यूज है ना वो इधर पे हो रहा है। अब कॉफी अनकाउंटेबल होती है, सिंगुलर होता है। अब हम इज मेकिंग कर नहीं सकते, हैड मेकिंग कर नहीं सकते। मेक्स जो है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है और सिंगुलर भी मानी जाती है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, जिसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसको आप छोड़ दो, ये पास्ट को कंटिन्यूअस और परफेक्ट बनाता है। लेकिन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल माना जाता है और फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर माना जाता है। इसलिए कॉफी जो है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, मेक्स होगा। मेक भी नहीं हो सकता, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ, कॉफी को जाना जाता है, अपने पास के पौधों से भी वो उसके फ्लेवर को खींच लेती है। इसी वजह से कॉफी का हर एक बैच जो होता है वो यूनिक होता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेंटेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आ गया मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, मतलब मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब हम जानते हैं कैन, कुड, विल, वुड, मे, है ना, ऐसे जो वर्ड होते हैं 12 होते हैं ये। ठीक है, अब हम देखते हैं जिम, ये किसी का नाम है, जिम लड़के का नाम है। डैश टू गो टू आयरलैंड, वो आयरलैंड जाना था, उसको जाना वाला है। इससे पता तो ये चलता है क्योंकि
टू गो दिख रहा है ना, गो टू आयरलैंड जाना है उसको ऑन वर्क, काम के लिए, फॉर फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिनों के लिए, नेक्स्ट वीक। ओके, इस पूरे क्वेश्चन का क्लू हमें मिल गया है, नेक्स्ट वीक दिखा रहा है फ्यूचर को, नेक्स्ट वीक क्या दिखा रहा है, फ्यूचर को। और फ्यूचर हमें कौन से वर्ड से मिल सकता है मॉडल में, ये देखना पड़ेगा। जिम के साथ विल, विल दिखाता है फ्यूचर को, हमारा यही आंसर होना चाहिए, फिर भी हम सारे ऑप्शन पे नजर मारेंगे। नीड नहीं हो सकता था क्योंकि जिम सिंगुलर है तो नीड फिर भी नहीं होता, होता तो नीड्स होता, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ओट के साथ हमेशा लगता है टू, जो कि किसी जगह पर नहीं है, इसलिए गलत हो गया। और यूज्ड टू पास्ट की हैबिट को दिखाता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीक जो है वो फ्यूचर है, इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन भी गलत होता है। गॉट द आइडिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द मोस्ट सूटेबल डिटरमाइनर। अब उसने कहा यहाँ पे डिटरमाइनर ढूंढिए। डिटरमाइनर आप समझते हैं क्या होते हैं? देखो मैं आपको कुछ डिटरमाइनर बता देता हूं, जैसे वर्ड होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, है ना, ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे इनफ, यहाँ पे क्वेश्चन में आया इनफ, फिर आया मैनी, फिर आया फ्यू या लिटिल, डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। ये ठीक नाउन के पहले आते हैं, ठीक है, ये हमेशा नाउन के, क्योंकि डिटरमिनर का मतलब ही होता है जो डिटरमाइन करे। किसका डिटरमाइन करेगा? नाउन को डिटरमाइन करता है, ये नाउन कैसा है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, देयर आर से पता चलता है ये प्लूरल शब्द होंगे, ठीक है। बेसिक टाइप ऑफ रोबोट्स, यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हैं जो हमें फिट करने हैं, टाइप ऑफ रोबोट होते हैं। दोस कौन से टाइप के होते हैं? पहला उसने कहा दोज दैट आर फिक्स्ड, जो फिक्स्ड होते हैं मतलब हिलते डुलते नहीं है, और दूसरे वो दैट आर मोबाइल, मतलब जो चलायमान होते हैं। मतलब दो टाइप के बताए, एक होता फिक्स्ड, एक होता है मोबाइल। अब ऑप्शन देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिक रोबोट, मीनिंग एक बार में मिलता है। देयर आर इनफ, पर्याप्त रोबोट होते हैं। बहुत सारे होते हैं, जब बोल ही दो रहा है तो बहुत सारे नहीं होंगे। फ्यू मतलब होता है कुछ, जो नेगेटिव मीनिंग लेता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? टू। एक ही बार में आंसर मिलता है। इट्स नॉट टफ, इट्स नॉट टफ, बस मीनिंग को अगर आपने ढूंढ लिया हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अब आया सेंटेंस अरेंजमेंट। दोस्तों सेंटेंस अरेंजमेंट अच्छे से सीखने के लिए न्यूज़पेपर की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो आप मेरी बात मानिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है आप रोज़ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना। इंग्लिश का मैं मतलब ध्यान बोल दूं, नहीं तो आप दैनिक भास्कर हिंदी शुरू कर दोगे। इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए। होता कुछ नहीं है, आपकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। आप बोलोगे कि सर मीनिंग समझ में नहीं आते, मैं भी बोल दूंगा मत समझो मीनिंग, फिलहाल आप सिर्फ रीडिंग इंप्रूव करने पे ध्यान दीजिए। कुछ दिनों बाद आपको मीनिंग भी समझ में आने लगेंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैं एक सेगमेंट भी शुरू कर रहा हूँ, लाइव क्लास है मेरी ऑनलाइन, न्यूज़पेपर में सिखाता हूँ कैसे पढ़ना है। आप उसको भी अटेंड करके सीख सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, और नहीं तो आप अपने मन से भी 15 मिनट न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में, इसकी टेक्निक्स समझते हैं। ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट्स होते हैं ना, ये 4 क्वेश्चन है, जम्बल्ड लिखे हैं, इनको जमाना है। इसमें हमेशा 2 चीजें आती हैं, एक आता है कॉज और दूसरा होता है इफेक्ट। कॉज और इफेक्ट का मतलब होता है, कॉज यानी कारण, इफेक्ट यानी उसका प्रभाव। किस कारण से, कोई रीजन से क्या हुआ और वह रीजन किसी और चीज के लिए फिर बन गया। जैसे मैंने कहा 10 लोग मारे गए, तो ये कारण है या प्रभाव है? आपको क्या लगता है? आपने कहा सर प्रभाव है, 10 लोग मर गए। तो मैंने कहा पहले क्या मैंने कहा, सुनामी आई थी, सुनामी आई, तो सुनामी आई इसलिए 10 लोग मारे गए। अभी 10 लोग मारे गए, फिर मैंने कहा डेड बॉडी पड़ी थी और वहां पर बीमारी फैल गई, डिजीज फैल गई। तो डिजीज क्यों फैली? सुनामी की वजह से नहीं, डिजीज फैली डेड बॉडीज की वजह से। डेड, वहां पे डेथ क्यों हुई? क्योंकि सुनामी आई। तो सुनामी अगर कॉज था तो उसका इफेक्ट क्या था? डेथ। अब डेथ कॉज बन गया, उसका इफेक्ट क्या बन गया? तो होता क्या है, जो कॉज होता है ना वही किसी न किसी सेंटेंस के लिए इफेक्ट बन जाता है। ये कॉज, ये वाला जो कॉज था ये इसके लिए इफेक्ट बन गया, अब ये फिर डिजीज की वजह से कुछ और भी हो सकता है। तो कॉज एंड इफेक्ट का खेल है इसमें। इसके अलावा ना इसमें दूसरी चीज भी होती है, ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और एक और मिलेगा आपको, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
किसी किसी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट होंगे और एक से अधिक वर्ब होंगे। तो हमें कॉज एंड इफेक्ट या टाइम के फ्रेमिंग के हिसाब से भी, जैसे कुछ घटनाएं होती हैं ना कि पहले देश आज़ाद हुआ, फिर ऐसा हुआ, मतलब मॉडर्न हुआ देश, अंग्रेज चले गए, तो हमें पहले सोचना है अंग्रेज पहले जाएंगे कि देश आज़ाद होने के बाद जाएंगे। तो अंग्रेज गए फिर देश आज़ाद हुआ, या देश आज़ाद हुआ फिर अंग्रेज गए। तो हमें टाइम फ्रेम को भी समझना पड़ता है। 2-3 चीज़ें हैं इसमें, ट्रिक है, आप बस याद कर लो। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा मैं भूमिका बना रहा था। क्वेश्चन देखिए, एज अ रिजल्ट, अब देखो रिजल्ट आ गया, मतलब कुछ पहले हुआ होगा तब तो रिजल्ट आया ना। तो ये सेंटेंस, ये लाइन सुनते ही पता चलता है पहली लाइन कभी भी नहीं हो सकती। द शॉप्स आर क्लोज्ड टुडे, इस कारण से आज शॉप्स क्लोज कर दी हैं। कर्फ्यू हैड बीन इम्पोज्ड, कर्फ्यू शहर में लगा दिया गया था, लगाया जा चुका था, हैड लगा है इसलिए। नो वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस, कोई भी हिंसक घटनाएं शहर में नहीं हुई। द पुलिस वॉज रेडी टू टैकल एनी प्रॉब्लम, शहर में पुलिस पूरी तरह तैयार थी किसी भी बुरी टैकल, मतलब जो प्रॉब्लम हो जाती उसको अपने एंड से ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये पूरी बात है। तो सबसे पहले क्या हुआ, अब आप देखो टाइम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, मेरी ख्याल से सबसे पहले शहर में लगाया गया कर्फ्यू। कर्फ्यू लगाने से क्या हुआ, कहानी को समझ लीजिए। कर्फ्यू लगाने से उन्होंने क्या किया, शॉप्स हो गई बंद, जैसे लॉकडाउन अभी चल रहा है तो शॉप सारी बंद है। अब जब शॉप भी बंद हो गई, कर्फ्यू लग गया, तो क्या हुआ, किसी भी प्रकार की अनिष्ट घटनाएं, वॉयलेंस वगैरह जो है वो नहीं हुआ। और फिर भी शहर में जो पुलिस थी वो लगी हुई थी ताकि कोई भी घटनाएं होती तो वो उसको कंट्रोल कर लेती। सीधा सीधा नियम था। तो पुलिस वॉज रेडी, ये बाद में आना चाहिए, सबसे पहले आया कर्फ्यू। तो मतलब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो पहला लाइन बनता। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड इसी जगह पे लिखा है जो कि हमको मीनिंग से भी पता चलता है। अगर हमको इतना भी दिमाग आ गया ना तो हम बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जितनी मैंने भी आपको रामायण महाभारत सुनाई है इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आप कर्फ्यू से ही अगर ये समझ जाओ कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कर्फ्यू बन रहा है और ये पहली लाइन है, तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 2 1 हटा दो, 4 हटा दो, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 पहले नंबर पे लिखा है, आप सीधे टिक लगा सकते हो। लेकिन थोड़ा एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है इसमें, आपको ओवर कॉन्फिडेंस हम इसमें इस क्वेश्चन में नहीं हो सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू वन। मतलब यह है कि 2 वाक्य दिए हैं, उनको जोड़कर एक सही और अच्छे मीनिंग का वाक्य बनाइए। अब क्वेश्चन है, ही इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है, वह बहुत अमीर है। ही लीड्स ए वेरी सिंपल लाइफ, देखो वो बहुत अमीर है और बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है। अब अगर कोई अमीर है तो सिंपल लाइफ क्यों जिएगा, वह अमीर है इसलिए वो सिंपल लाइफ जीता है, नहीं, वह अमीर है पर वह सिंपल लाइफ जीता है। अगर हम ऐसा बोले तो अच्छा लगता है वाक्य। इसी टाइप का कुछ मीनिंग हमें जोड़ के बनाना पड़ेगा। अब ही इज रिच सो दैट, इसलिए, ताकि, वह अमीर है ताकि वह सिंपल लाइफ जी सके, ये हमें मीनिंग भी फिट नहीं कर रहा। एज, चूंकि वह अमीर है लेकिन वह सिंपल लाइफ जीता है, गलत। चूंकि वह अमीर है इसलिए बोल देते तो चलता भी, लेकिन परंतु वह सिंपल लाइफ, ये फिट नहीं हो रहा। और दूसरी बात भी है, यह एक एरर भी है, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत एज, सिंस, बिकॉज इन शब्दों से हो, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत एज, सिंस, बिकॉज इन शब्दों से हो तो आगे हम कोई भी कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं, ये एक रूल है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखो तो एज से शुरू होकर बीच में इस एरर में बट लगा हुआ है, और रूल कहता है यदि वाक्य की शुरुआत एज, सिंस, बिकॉज से हो जाए तो आगे कोई कंजंक्शन नहीं लगता। और अगर आप देखेंगे तो एज और बट का कॉम्बिनेशन बना रहा है क्वेश्चन। ये लॉजिकली तो गलत था ही, ये ग्रामेटिकली भी गलत हो गया, इसलिए ये आंसर इसका सही नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि वाक्य की शुरुआत 2 सिंस हो तो कॉमा आ सकता है, रूल कहता है ग्रामर का। यदि वाक्य की शुरुआत, देखो आप यहां देखोगे तो 2 दिखेगा, THOUGH, यदि वाक्य की शुरुआत 2 से हो तो कंजंक्शन के रूप में तो यहां पर आना चाहिए या तो कॉमा या आना चाहिए येट। ठीक है, इनमें से कोई एक शब्द आ सकता था। यहां पे आप देखोगे तो कॉमा आया जो कि सही लिखा है, इन स्पाइट ऑफ, कॉमा और येट, ये कॉम्बिनेशन फिर बिगड़ता है। इन स्पाइट ऑफ लगा दोगे तो ना तो फिर भी कंजंक्शन नहीं आता। अगर मैं इस क्वेश्चन को
लॉजिकली लेकर ना होकर ग्रामेटिकली पकड़ने की कोशिश करूं तो मेरा ये क्वेश्चन लॉजिकली गलत होता है, सेकंड ग्रामेटिकली गलत है और फोर्थ भी ग्रामेटिकली गलत हो गया। बिना दिमाग लगाने वाली बात है, ग्रामर के रूल याद हो तो भी आंसर मिलेगा। फिर भी हमारे पास अच्छा क्वेश्चन था, 2 लिखा है, कॉमा लिखा है, मीनिंग भी दे रहा है। हालांकि वह गंभीर है पर इसका मीनिंग है 2, यद्यपि वह अमीर है वह सिंपल लाइफ जीता है, ये इसका मीनिंग है। गॉट द आइडिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन। अब हमें इसमें कंजंक्शन लगाना है, संयोजक हिंदी में कहते हैं, एंड और बट, यानी जो दो वाक्यों को, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, हम उसे कंजंक्शन कहते हैं। मदर डैश आई, मदर मतलब माँ, डैश मैं, जनरली गो टू मार्केट इन द इवनिंग, अक्सर हम मार्केट जाते हैं शाम को सब्जियां खरीदने। मदर ऑल्सो, मदर भी मैं, इसका अगर मैं ऑल्सो लगा दूं तो मीनिंग क्या लेता है? मदर भी मैं, मदर पर मैं, मदर की मैं, मदर और मैं। अब आप हिंदी में नहीं देखो, मदर और मैं और माँ मार्केट जाते हैं शाम को सब्जियां लेने। तो मीनिंग आपकी इंग्लिश नॉर्मल भी है ना, तो भी आप इस आंसर को लगा लोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग। अच्छा, एक ऐसा शब्द है जो कि ऑपोजिट है मीनिंग में, वो हमें देखना है। तो फीट एंड इंचेस आर ऑब्सोलीट एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन यूरोप। वो कह रहा है यूरोप में फीट और इंच का जो माप है वो अब ऑब्सोलीट हो चुका है। यूरोपियन लोग इस माप को नहीं मानते, वो कुछ और यूज करते हैं। इन्होंने वर्ड तो दे दिया दोस्तों, देखो एक बात बताता हूं, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग, हाईलाइटेड द वर्ड गिवन बिलो। अब एक बात समझो, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको हाईलाइटेड दिख रहा है क्या? कुछ नहीं। तो जब स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही में सॉल्व किया होगा ना, वो फंस गया होगा, क्योंकि उसको सारे सेंटेंस का जो पैटर्न है वो एक ही बोल्ड या एक ही नॉर्मल फॉन्ट में लिखा हुआ है, कोई भी शब्द इसमें बोल्ड नहीं है। लेकिन ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, तो मैं समझ गया कौन से वर्ड के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन देखो, यूजलेस, कंडक्टिव, ट्रेंडी और आउटडेटेड। यहां पर एक शब्द लिखा है ऑब्सोलीट, ये हाईलाइट होना था पर किया नहीं। ऑब्सोलीट मतलब होता है आउटडेटेड या ओल्ड फैशन या पुराने, तो ऑब्सोलीट डिजाइन है ना। अब जैसे एक सलमान खान की मूवी आई तेरे नाम, तो उन्होंने इधर से बाल ऐसे निकाल लिए, ठीक है। तो अब अगर जो लड़के हैं ना, जो सलमान खान की फैन फॉलोइंग वाले, बिल्कुल वो भी ऐसे अब बाल निकाल के ऐसे घूमेंगे ना मार्केट में, सब बोलेंगे यार ये कौन से जमाने के, जैसे बेल बॉटम वाले पैंट चलते थे, बलून डिजाइन, ये सब अब क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया है, ऑब्सोलीट डिजाइन हो गई है। अब कोई नोकिया 1100 लेके नहीं घूमता, ये सब ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी चली गई है। क्या हो गया? ऑब्सोलीट, यानी ओल्ड फैशन्ड। तो ऑब्सोलीट अगर ओल्ड फैशन है, तो ट्रेंडी जो है वो आज के फैशन के बारे में बात करता है। इसलिए ऑब्सोलीट का क्या बोला उसने? ऑपोजिट। ऑपोजिट होगा ट्रेंडी। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर, और बड़े अच्छे से उन्होंने सही लगाया। लेकिन आई थिंक व्यापम में जो क्वेश्चन पेपर सेट हुआ, इसमें वर्ड को हाईलाइट करके दिखाना चाहिए था। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। 8th क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम। 20 क्वेश्चन है, आराम से इत्मीनान से बैठिए, मुझे कोई जल्दी नहीं, फटाफट कंप्लीट करने की मैं कोशिश करता हूं, एक एक बात अच्छे से समझ में आए। एंगर एंड कंफ्यूजन, गुस्सा और कंफ्यूजन मतलब असमंजस। रिपिल्ड, रिपिल का मतलब समझते हैं? रिपिल क्या होता है? जैसे शांत तालाब है, उसमें आप एक पत्थर फेंकोगे ना, जैसी पत्थर गिरेगा तो आप देखोगे पानी की जो लहर है ना, वो कुछ यूं बन के जाती है, यूं, और वो गोल गोल होती है। तो रिपिल जो होती है ना, पानी जब ऐसे 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 बनता है और गोल उसकी धाराएं बन जाती हैं, ऐसा 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 ऐसा, उसे कहते हैं रिपिल। तो रिपिल डैश ओल्ड बेकर एज ही लुक्ड डैश आई ऑफ अ पुलिसमैन। गुस्सा और कंफ्यूजन उस बुजुर्ग व्यक्ति में पूरी तरह से आ गया, गुस्सा से भर गया। ओल्ड बैगर मतलब भर गया उस ओल्ड बैगर में, जब उसने उस पुलिसमैन की आंखों में देखा। ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, उसके गुस्से से मतलब तरंगे ऐसी दौड़ गई जब उसने उस पुलिस वाले की आंखों में देखा। तो एंगर एंड कंफ्यूजन रिपिल्ड, रिपिल्ड मतलब पूरी ऐसे पूरी बॉडी में, दिमाग में ऐसे
तरंगे दौड़ गई। तो पूरी तरह से दौड़ जाना, हर तरफ हो जाना, यहाँ दो मीनिंग हो सकते, बाय फ्रॉम तो हो नहीं सकता था, अक्रॉस हो सकता था, लेकिन अक्रॉस आर पार कर सकता है, थ्रू मतलब पूरे टाइम, जैसे थ्रू आउट अ ईयर, मैंने कहा पूरे साल आपको पढ़ाई करनी है, तो पूरी बॉडी में तरंगे फैल गई ना, तो थ्रू। और लुक्ड इनटू द आई मतलब आंखों में आंखें डाल के देखना, लुक्ड इनटू, इसका ये फ्रेज फॉर्म भी है, इसलिए मीनिंग भी हमें मिलता है लुक्ड एट। लुक एट मतलब देखना, जैसे लुक एट योर कंडीशन, लुक एट योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को देखो, विश्लेषण का एक फॉर्म बन जाता है। लुक इनटू मतलब देखना, निरीक्षण करना कि तुमने क्या किया। लुक इनटू मतलब आंखों में आंखें डाल के देखना भी होता है, इसलिए एक मीनिंग ये मिल रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, लुक इनटू। और थ्रू बॉडी में तरंगे दौड़ गई, गुस्सा पूरी बॉडी में आ गया, इसका ये मतलब निकलता है। गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्ट, मतलब एरर ढूंढना है कुल मिला के। वॉट डिड हैरी हैड इन कॉमन विथ क्या लिखा है, नथानियल लिखा है। ओके, हैरी और नथालियन में क्या कॉमन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप आंसर देखिए। सबसे पहला ट्रिक, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज और डिड, ये तीन हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म पर होती है। डू डज डिड के साथ हेल्पिंग वर्ब, डू डज डिड के साथ मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म पर होती है, ये आप ध्यान रखो। अब आप देखो क्वेश्चन को, व्हाट डज हैरी हैड, हैड क्या है पता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और डू डज डिड के साथ क्या लगना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। यहां क्या लिखा है, हैड, डू के साथ क्या लिखा, हैड, डिड के साथ क्या लिखा, हैज, डिड के साथ क्या लिखा, हैव। देखो दो जगह पे चेंजेस आ रहे हैं, यहां तो हैड होके थर्ड फॉर्म गलत, मैंने आपसे क्या बोला, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अब स्टूडेंट कंफ्यूज, यार फर्स्ट फॉर्म क्या होती, तो आप देखो सबसे पहले आप हैज हैव हैड जानते हो ना, सबसे क्या बोलते हो, हैव, हैड, वन सेकेंड, हैड, हैविंग और हैज, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हो गया हमारे आंसर। तो यहां पर डू डज डिड, हैरी, हैज फिफ्थ फॉर्म और हैव फर्स्ट फॉर्म। बड़ा सिंपल सा था, दिमाग लगाना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा बस आपको थोड़ा दिमाग होना चाहिए, डू डज डिड के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। अच्छा, एक्टिव वॉइस बनाना है, ये पैसिव वॉइस में दिया है, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में दिया है, इसे एक्टिव वॉइस में बनाइए। ये मुझे कैसे पता चल गया पैसिव है, देखो मैं आपको बताऊं, मुझे जादू आता है। क्या करना है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने देख ली, बस आपके बाद भी ये दिमाग होना चाहिए। जैसे ही देखो कभी भी इज, एम, आर, वॉज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब है, आपने कभी भी टेंस बनाओगे तो क्या होगा, इज आई एम गोइंग, ही इज गोइंग, वी आर गोइंग, ही वॉज गोइंग, इनके साथ आप क्या लगाते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हो ना, ये बनाता है आईएनजी फॉर्म लगा के प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक्टिव वॉइस, और वॉज वेयर लगा के बनाता है पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस। अब आप इधर देखो, वॉज के साथ लिखा क्या, स्टोलन, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब इन शब्दों के बाद आईएनजी का यूज ना होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो ये पैसिव वॉइस बनाता है। अब इसने कहा सेंटेंस पैसिव का है, बनाना किस में है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना। अब आप देखो एक्टिव वॉइस में बनाना था, एक ट्रिक बता देता हूं, जब भी कभी भी वॉज या वर वाले क्वेश्चन मिले आपको पैसिव वॉइस में, इसके बाद लिखा हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब वो ये बोले ये पैसिव वॉइस है, इसे आप एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करो, बिना दिमाग लगाए। सिर्फ एक बात याद रखना, जब भी वॉज और वर के साथ थर्ड फॉर्म लिखा हो पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलता है। ये जब भी मैं एक्टिव पैसिव का चैप्टर पढ़ाता हूं तो ट्रिक समझा देता हूं, ये सेकंड फॉर्म में बदलता है। जैसे आई प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मी, ऐसा होता है ना, समझो, आई प्लेड, PLAYD, आई प्लेड फुटबॉल, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कैसे बनाओगे, आपको वॉइस बनाते बनता है ना, आप लिखो फुटबॉल
वॉज प्लेड बाय मी, ये हो गया हमारा आंसर। अब आप देखो वॉज वेयर के साथ क्या लगा, थर्ड फॉर्म। इसको जब आपने, ये पैसिव वॉइस हो गया, आंसर क्या था, प्लेड को ही तो बदला ना। मतलब मैं आपको उल्टा बता रहा हूं, अगर वॉज वेयर थर्ड फॉर्म हो तो बदलकर V2 में आएगा। मतलब यही आपको हो गया, वॉज वेयर वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर पक्का स्टोलन जो है ना वो सेकंड फॉर्म पे जाएगा, जहां पर STOLE दिख जाए आप समझ जाना आंसर वहीं पर ही होगा। अब अपन एक ऑप्शन देखते हैं, लिखा हुआ द ओल्ड वुमेन हैड, देखो हैज हैव हैड वाले आंसर कभी हो नहीं सकते थे, क्योंकि वॉज वेयर थर्ड फॉर्म का नियम मीनिंग था। द थीफ स्टोल, देखो यहां सेकंड फॉर्म है, यहां क्या लिखा है, बिलोंगिंग टू द वॉज स्टोलन, यहां भी वॉज स्टोलन, ये तो पैसिव ही हो गया, एक्टिव हुआ नहीं। और ये भी वॉज स्टोलन, ये भी पैसिव का पैसिव ही रहा, एक्टिव हुआ नहीं। अब आपको मैंने ट्रिक बताई, आप उसी के हिसाब से देख लो, ये V2 में बदलेगा, ये V2 है और ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो ट्रिक समझ लो, कंसेप्ट आपने जरूर समझे होंगे, अगर आपने एग्जाम दिया तो वॉइस का चैप्टर पढ़ा जरूर होगा और एग्जाम में आता भी है, तो वैसे भी मत छोड़िएगा। मैं लाइव क्लास अभी शुरू कर रहा हूँ, मेरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, तो 1 तारीख से आप उसको भी अटेंड कर लेना। आप चाहो तो मैं आपको इसमें सारे कंसेप्ट बता ही दूंगा, फिर भी अगर आपको बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक समझ लीजिए। चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस, अच्छा हमें इसमें सही टेंस ढूंढ के बताना है, सही टेंस कौन सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन में थोड़ा और ऊपर कर दूं, हाँ अब आपको प्रॉपरली दिखने लगा होगा। डॉग्स आर द जेंटलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, जो डॉग्स होते हैं ना वो सभी जानवर प्रजाति में सबसे सौम्य, जेंटलमैन टाइप की क्वालिटी रखते हैं। नन डैश मोर टेंडरनेस देन डॉग, जितनी टेंडर का मतलब होता है जब हम, हमारी कोई चीज, हमारी फीलिंग जुड़ती है, जितना ज्यादा हमारी फीलिंग डॉग्स के साथ जुड़ती है ना, उतना किसी जानवर से नहीं जुड़ती। तो नन के साथ वर्ब जो है ना वो सिंगुलर भी लगा सकते हो आप, प्लूरल भी लगा सकते हो, सबसे बड़ी बात। तो नन शोज भी सही है, समझना, नन शोज भी सही है और नन शो भी सही है। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या यूज हुआ, सब्जेक्ट यूज हो गया एक्चुअली में डॉग्स, डॉग लिखा होता तो हम ना शोज आंसर, डॉग लिखा होता तो हम शोज आंसर पे जाते, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है डॉग्स जो कि प्लूरल है, इसलिए हमको शो पे जाना पड़ रहा है प्लूरल की वजह से, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। गॉट द आइडिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12th क्वेश्चन। आई एम ऑल फॉर डैश अर्ली डिनर, मतलब मैं हमेशा अर्ली डिनर करना पसंद करता हूं, तैयार रहता हूं अर्ली डिनर के लिए, मतलब जल्दी रात का जो भोजन है रात में 10 बजे ना करके 7-8 बजे में करना पसंद करता हूं। दो लेट, कभी कभार लेट भी चलता है, बट डैश डिनर वी हैड एट द होटल लास्ट नाइट वॉज नाइस, कभी लेट हो जाता है, लेकिन कल जो हमने लेट भोजन किया था एक होटल में लास्ट नाइट, पिछली रात, फूड बहुत अच्छा था, ये उसने कहा। तो अब देखते हैं, आई एम ऑल, अब हमें लगाना है इसमें आर्टिकल्स, ठीक है, क्वेश्चन आर्टिकल का आया। तो डिनर क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए, डिनर नेम ऑफ अ फूड में आता है ना, जैसे हम डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट फूड में आता है, इसके पहले क्या लगा दिया, एडजेक्टिव, क्या लगा दिया, एडजेक्टिव। तो यहां पर ये कंफर्म होता है, आप एक रूल याद कर लो आर्टिकल का, जब भी आपको ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, जो भी वर्ड आते हैं, इनका साधारण प्रयोग हो तो इन शब्दों के पहले कोई भी आर्टिकल ए एन दा का यूज नहीं होता है, पहला बात। दूसरी बात, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, दूसरी बात, यदि इन शब्दों के पहले एडजेक्टिव आ जाए तो इनके पहले ए एन का यूज होता है। ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन है यहाँ पे, अर्ली, एडजेक्टिव आ गया, तो हमेशा किसका यूज होगा, ए एन का। और यदि डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच का यूज विशेष अर्थों में हो जाए तो द का यूज होता है, जैसे द क्वीन हैज इन्वाइटेड मी टू द डिनर, मतलब क्वीन ने मुझे डिनर पर बुलाया, तो क्वीन मतलब कुछ महान हस्ती है, इसलिए द लगा दूंगा। आई टेक अ डिलीशियस लंच,
लंच के पहले डिलीशियस एडजेक्टिव है तो अडिलीशियस मुझे बोलना पड़ेगा, और मैं कहता हूं आई ऑलवेज टेक लंच एट 2 PM, मैं रोज 2 बजे लंच करता हूं, तो लंच नॉर्मल बोल दिया बिना आर्टिकल के, क्योंकि साधारण बात कर ली। गॉट द आइडिया? ध्यान रखिएगा, नेम ऑफ फूड डिनर सपर के पहले एडजेक्टिव आएगा तो एन आना 100% तय है। अब क्योंकि अर्ली अ से शुरू होता है, ये एक वॉवल शब्द है, इसलिए एन आएगा, ये दो कभी नहीं आएंगे। और दो लेट, जो हमने कल मतलब डिनर का उपयोग कल ना होकर एक बार फिर से बताया गया कि जो कल हमने डिनर किया था वो स्वादिष्ट था। जब किसी नाउन का प्रयोग, रूल याद करना, जब किसी नाउन का प्रयोग लिखा एक बार हो, उपयोग में 2 बार आता हो, लिखा एक बार हो, उपयोग में 2 बार आता है, तो उस नाउन के पहले द लगाया जाता है। तो लेट द डिनर वी हैड होटल लास्ट नाइट, जो डिनर हमने कल लास्ट नाइट किया, नाइट वॉज नाइस, नाइट तो अच्छी नहीं थी, वॉज नाइस किसके लिए आ रहा है? नाइट के लिए? बिल्कुल भी नहीं, वो आ रहा है डिनर के लिए। डिनर वॉज नाइस मतलब डिनर तो यहीं पे लिखा है एक बार, पर वाक्य में देखो यहां से तोड़ दो सेंटेंस, ये 2 हिस्से हैं। डिनर वी हैड लास्ट नाइट, डिनर वॉज नाइस, डिनर अच्छा था लास्ट नाइट, तो यहां पे क्या हो गया? दा हो गया। गॉट द आइडिया? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉन द मैच, भारत ने मैच जीत लिया। फ्रेज यूज करना है, प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज करना है। इन ईज, देखो ईज वर्ड दिखाता है इजी को, अब इजी इन ईज कहते हैं, विथ ईज कहते हैं, ये आपको ना मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा, थोड़ा पेपर पढ़ोगे तो फटाफट क्लियर होगा। अब जब भी ईज वर्ड आता है ना, ईज, मैंने बहुत आसानी से काम किया तो बोलूंगा आई डिड दिस वर्क विथ ईज। अगर आप विथ ईज करते हो तो आसानी से कर लोगे, ठीक। चलिए, ये फ्रेज है, एक्चुअली फ्रेज क्लियर हो जाएगा ना तो आसान पड़ता है। 14th क्वेश्चन, one's dash maturity shows up when one begins to speak unintelligibly with others but serious about serious issue। हमारी खुद की जो मैच्योरिटी है ना, वो कब पता चलती है? वो when one begin, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से बड़े सीरियस मैटर पर अनइंटेलिजेंटली, मतलब कोई व्यक्ति हमसे बड़ी सीरियसली या गंभीरता से बात करता है और जब हम उसको आंसर देते हैं तो अनइंटेलिजेंट आंसर देते हैं, तो पता चलता है कि आप कितने मैच्योर्ड हो, कितने गंभीर हो। मैच्योरिटी मतलब कितने अंदर आपके अंदर गंभीरता है उस चीज को समझने की, ये पता चलता है वंस। अब उसने क्या कहा? प्रीफिक्स लगाइए, यानी एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले लगाया जाता है, इसको बोलते हैं उपसर्ग, और बाद में लगाया जाता है सफिक्स, उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो मैच्योरिटी का प्रीफिक्स क्या है? डिमेच्योरिटी, अनमेच्योरिटी, नॉन मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी। हमको अगर रेगुलर इंग्लिश में हम टच में है ना, तो ये वर्ड तो हम यूं ही सॉल्व कर लेंगे। इमैच्योर, मैच्योर का उल्टा इमैच्योर, ठीक है। आसान था ये क्वेश्चन। अब इतने इजी क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों, और क्या चाहिए बताइए। 15th क्वेश्चन लेते हैं। माई फ्रेंड सेड स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू। माई फ्रेंड सेड स्टे विथ मी, मेरे दोस्त ने कहा स्टे विथ मी, मेरे साथ रुको, ओवर द वीकेंड, इस वीकेंड पर, मतलब सैटरडे संडे पर, अदरवाइज मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूंगा। पंक्चुएट करिए, मतलब इसमें सही चिन्ह पहचानिए। ओके, अब ये एक नैरेटिव सेंटेंस पता चलता है क्योंकि सेड दिखा यहां पर, और यहां पर जो एक सेंटेंस आ रहा है ना, तो हम इस सेंटेंस को एक पंक्चुएशन की तरह देख लेते हैं। तो माई फ्रेंड सेड, मेरे फ्रेंड ने कहा, अगर आप इसको पंक्चुएट करना चाहते हो तो आप इसको नैरेशन में बदल के देखो। यहां पे आया कॉमा, ये अच्छी चीज है। यहां सेड स्टे विथ मी, यहां कॉमा लगा रहा है और यहां लिख रहा है, तो ये सही नहीं है क्योंकि मीनिंग को सही नहीं बना रहा है। माई फ्रेंड सेड, अब अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो यहां पे कॉमा होना अत्यंत जरूरी है, इसलिए ये गलत हो रहा है, ये मीनिंग से गलत हो रहा है। तो माई फ्रेंड सेड स्टे लगाने पे क्वेश्चन मार्क की क्या जरूरत थी, जो कि मीनिंग को नहीं दे रहा है। 4th देखिए, माई फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सही चल रहा है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। स्टे विथ मी ओवर द वीकेंड, मेरे साथ रुको, कॉमा, अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क की जरूरत थी नहीं, यहाँ पे उन्होंने अननेसेसरी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वरना ये आंसर भी सही हो रहा था हमारा, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर सही हो गया 4th वाला, सिंपल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
16 चूज दैट ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, अब हमें इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। अब आप इसी चीज को देखो तो बड़ा ट्रिकी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। यदि किसी क्वेश्चन में क्या मिल जाए, वॉज या वर, इसमें लगाओ थर्ड फॉर्म, तो ये बदलता किसमें है, सेकंड फॉर्म में, है ना, यही समझाया था थोड़ी देर पहले। अब अगर सेकंड फॉर्म है तो वो किस में बदल जाएगा, इसी में बदलेगा, वॉज वेयर थर्ड फॉर्म। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, देखो यहाँ किक्ड लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म। द बॉय किक्ड द फुटबॉल, लड़के ने फुटबॉल में लात मारी, किक्ड सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म अब किस में बदलेगा, वॉज वेयर थर्ड फॉर्म। वॉज वेयर बदलता सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म बदलता वॉज वेयर थर्ड फॉर्म में। अब आप ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें वॉज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है। यहां लिखा वॉज किक्ड, यहां लिखा किक्ड और किक्ड था नहीं, यहां लिखा वॉज किक्ड, ये भी सही है, और वॉज बीइंग, बीइंग की हमें कोई जरूरत नहीं थी, ये तब होता है जब कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता। तो द फुटबॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय, द बॉय वॉज किक्ड बाय द फुटबॉल। देखो फर्स्ट और थर्ड हमें वॉज वेयर तो मिल रहे हैं, लेकिन मीनिंग को भी तो देखना है। फुटबॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय मतलब फुटबॉल को लड़के के द्वारा मारा गया। थर्ड ऑप्शन पढ़िए, बॉय वॉज किक्ड बाय द फुटबॉल, लड़के को फुटबॉल के द्वारा मारा गया। अब लड़के को फुटबॉल के द्वारा नहीं, बल्कि फुटबॉल को लड़के के द्वारा मारा जाएगा। तो हमें मीनिंग भी तो देखना है, ग्रामेटिकल तो ठीक है, लेकिन लॉजिकल भी तो सेंटेंस सही हो ना, इसलिए आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। आएगा समझ में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चूज दैट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। आर यू श्योर? I won't be stepping on her shoes if I talk directly on her supervisor. आप क्या आप सच बोल सही हैं, आप पक्का आप बोल पा रहे हैं? I won't be stepping on her shoes मतलब मैं उसको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या stepping on the shoes मतलब किसी के ऊपर अपना पावर दिखाना एक प्रकार से। अगर मैं डायरेक्टली उस सुपरवाइजर से बात कर लूँ तो ऐसा तो नहीं कहीं उसको लगने लगे कि मैं उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ या दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसका हिंदी मतलब है। तो एक्सप्लेन द मीनिंग, तो स्टेपिंग ऑन द हर टोज मतलब होता है, अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो उसको ऐसा तो नहीं लगेगा मैं उसको डरा रहा हूं, धमका रहा हूं, बुरा बोल रहा हूं, उसकी बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, एक प्रकार से ये। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं। डोमिनेट मतलब डराना, धमकाना, दबाना। स्टेपिंग ऑन द शूज मतलब उसकी बेइज्जती करना एक प्रकार से। अंडर एस्टिमेट मतलब कम आंकना। ऑफेंडिंग, इंसल्टिंग, हाँ। अब्यूजिंग मतलब गाली देना, ये ज्यादा हो जाएगा। डोमिनेटिंग और ऑफेंडिंग, इंसल्टिंग, ये दो जो सेंटेंस वर्ड है ना हमारे, ये काफी क्लोज है। तो डोमिनेट करने का मतलब होता है स्टेपिंग ऑन हर शूज डोमिनेट नहीं करेगा। स्टेपिंग ऑन हर शूज का मतलब होता है कि ये बताने की कोशिश करना है कि बॉस मैं तुमसे बेहतर हूं, ये इसका मतलब होता है। मतलब किसी के जूतों में पहन लेना, इसका मतलब उसको दिखाना है कि ये जूते मुझे भी आ रहे हैं, ये साइज के। इट मीन्स मुझे बताने की कोशिश मत करो, ये दिखाने की कोशिश मत करो कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। कहीं ना कहीं वो इंसल्ट है एक प्रकार से, एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो सामने वाले को बेइज्जती से भरे लग रहे हैं, इसलिए स्टेपिंग ऑन हर शूज है। और डायरेक्टली टॉक टू सुपरवाइजर, उसे बेइज्जती हो सकती है, इसलिए इसका आंसर ये हो गया, डोमिनेट को हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर फ्रेज पता है तो आपको बनेगा, नहीं पता तो दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द 18th क्वेश्चन। दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से पढ़ लीजिए। ही डैश ऑफ अ वेरी गुड डॉक्टर मतलब वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर जानता है। ही डैश ऑफ अ वेरी गुड डॉक्टर हु डैश ऑल रेस्पिरेटरी एलिमेंट, जो सभी प्रकार के सांसों से संबंधित, सांस लेने से संबंधित बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो ही वह जानता है, ही नोज वह जानता है, ही नोज, ही नोज, ही नोज, ही न्यू, गलत। ये 3 वर्ड में तो नोज लिखा है। ऑफ अ वेरी गुड डॉक्टर हु, अब डॉक्टर हु, डॉक्टर यहाँ पे सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे आया ट्रीट जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाफ ट्रीटेड लगेगा नहीं, ट्रीट्स आएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ट्रीट्स आएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म होते हैं सिंगुलर, डॉक्टर है सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये आएगा नहीं, ये आ नहीं सकता, ये 2 सही थे, यहाँ ये गलत हो गया, थर्ड सही हो गया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही। सिंपल था। थोड़ा सा रूल आपको याद होना ग्रामर के, तो बहुत आसान पेपर है ये, 20 में से 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ओके, 19th द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। द बस स्टार्टेड मूविंग, बस चलने लगी, वाइल जब वो बस पे चढ़ रही थी तभी बस चलने लगी। तो बस पे चढ़ रही थी, शी
के साथ, सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो यूज हो नहीं सकती। गलत, शी वॉज बोर्डिंग, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इसलिए बोर्डिंग का मतलब जब वो बस पे चढ़ रही थी तभी बस चलने लगी। ठीक है, मीनिंग को देखिए, बोर्ड तो हो नहीं सकता, इज प्रेजेंट को दिखा रहा है, सेंटेंस पास्ट है तो हमारा आंसर भी पास्ट का होगा। गॉट द आइडिया? चलिए, ये आंसर है सेकेंड। द 20th क्वेश्चन ऑफ द सेंटेंस, 1 सेकेंड, ओके, 20वां क्वेश्चन। मैं इसको हटा दूं जरा, फॉन्ट साइज छोटे कर लेता हूं, आपको देखने में आसानी होगी। He has gone on dash climbing expedition to dash Himalaya dash highest mountain। ओके, हिमालयाज ये पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी का नाम है, तो यहाँ तो आंख बंद करके द आंसर आता है, और जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ भी दा ही आता है, तो दो तो ऑप्शन ऐसे आ गए, डायरेक्ट आंसर दा मिलने वाला है। तो यहाँ पे दा लिखा है, यहाँ पे दा लिखा है, ये हमें पता चल गया। यहाँ 2 बार दा नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हटा दो, दूसरा भी हटा दो, बचा पहला और तीसरा। अब आंसर क्या देखो, क्लाइंबिंग, क्ला, का उच्चारण सीधे सीधा रूल है, का मतलब ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले लगता है ए, तो आंसर क्या होगा ए। अगर क ना होकर AEIOU होता तो हम लगा लेते एन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, देखो कई बार जब दिमाग ना चले ऑप्शन से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आपको आज ये इंग्लिश का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझसे कनेक्टिविटी बना के रखिए। मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो बहुत फैला दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एक स्टूडेंट मेरे से जुड़े और इंग्लिश की वो बारीकियां सीख ले जो उसको एग्जाम में काम आती है। मैं चाहता हूं एग्जाम तुक्के से नहीं, कॉन्फिडेंटली पास हो आपसे। चलिए, मिलेंगे इसी नई शुभकामनाओं के साथ फिर एक नए वीडियो में, एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, जोश बनाए रखिए।